लास्ट पोर्शन जो सेकंड यूनिट में इंडक्शन मोटर में जो लास्ट टॉपिक रह गया था दैट वाज स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल। ठीक है, स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल की प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये वाली चीज समझिए। इंडक्शन मोटर में एक प्रॉब्लम क्या है, मैंने स्लिप रिंग आपको लास्ट में समझाए थे। बोला एग्जांपल याद है कि अगर पंखे में से 3 तार बाहर निकल के आ रहे हो, रियोस्टेट आपने जोड़ दिया तो अगर वो घूमने लग जाएगा तो क्या उसके अंदर होगा। वो एग्जांपल हम लोगों ने सब देखा था यहाँ। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप करते क्या है, स्लिप रिंग लगा देते हैं। स्लिप रिंग मैंने बताया था पिछली बार, स्लिप रिंग कैसे लगे होते हैं। ये मान लीजिए रोटर है, ये रोटर है, इस रोटर में से 3 तार बाहर निकल के आ रहे हैं। ये शाफ्ट घूम रही है, शाफ्ट के साथ साथ में जो रोटर है रोटर भी घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अब इसमें से आपने इस शाफ्ट पर तीन कॉपर के रिंग्स आपने इसमें चढ़ा के रखे हुए हैं, दे आर माउंटेड फिक्स्ड। तो अगर रोटर घूम रहा है, शाफ्ट भी घूम रही है, तो शाफ्ट के साथ साथ में ये जो तीनों रिंग्स हैं, तीनों टाइट करके माउंट कर रखे हैं, तो तीनों जो रिंग्स हैं वो तीनों रिंग्स भी घूम रहे हैं। अब इसमें आपने क्या करा, पहला वाला आपने इसके साथ में वेल्ड कर दिया, वेल्डेड। ये दूसरा वाला तार आपने इसके साथ में वेल्ड कर दिया, तीसरा वाला तार आपने इसके साथ में वेल्ड कर दिया। अब ये पूरी असेंबली जैसी आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह की पूरी असेंबली गोल गोल घूमे जा रही है। रोटर घूम रहा है, रोटर के साथ में ये तीनों तार जो इससे जुड़े हुए हैं ये भी सब एक साथ घूमे जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है इसमें तो कोई कुछ टूटने फूटने वाली कोई चीज नहीं है, सब अपनी जगह पर घूमे जा रहा है गोल गोल। और इसके साथ में आपने कार्बन के ब्रशेज सब लोग जानते हैं क्या होते हैं, 3 कार्बन के ब्रशेज यहां लगा दिए और इनसे सप्लाई ले करके रियोस्टेट जो लगाने थे आपने लगा दिए। अब कार्बन के ब्रशेज, ये रिंग जब गोल गोल घूम रहे हैं तो कार्बन के ब्रशेज इनके ऊपर घिस रहे हैं। रिंग गोल गोल घूम रहा है, कार्बन के ब्रशेज पे लगा हुआ है, तो कार्बन का ब्रश घिसता रहता है और इससे आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या पॉइंट है कि स्लिप रिंग्स जो हैं दे आर कन्वर्टिंग मूविंग कॉन्टैक्ट्स टू फिक्स कॉन्टैक्ट्स। जो मूविंग कॉन्टैक्ट थे, मूविंग कॉन्टैक्ट से फिक्स कॉन्टैक्ट में इन्होंने बदल दिया, ये वाला काम कर दिया स्लिप रिंग लगाने की वजह से, ये आपको फायदा हो जाता है। ठीक है, कार्बन के ब्रशेज इसीलिए लगाए जाते हैं। क्लियर है ये वाले पॉइंट, समझ में आ गया सब लोगों को। ये स्लिप रिंग है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट करनी होती है तो स्टार्टिंग के टाइम पर वो बहुत हैवी करंट ड्रॉ करता है। स्टार्ट जब करते हैं, देखो ये आप लोगों को याद होगा होपफुली कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर में जो फील्ड गोल गोल घूम रही है और जो रोटर है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन। दैट्स करेक्ट। फील्ड गोल गोल घूम रही है और रोटर अपनी जगह पर रुका हुआ था जो धीरे धीरे घूमना शुरू करता है। रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन की वजह से क्या बनता है, ईएमएफ बनता है। ईएमएफ की वजह से क्या बनता है, करंट बनता है। ठीक है, और करंट की वजह से फिर क्या बनता है, टॉर्क बनता है। ठीक, टॉर्क बनता है। तो इस तरह से वो घूमना शुरू करता है। रिलेटिव मोशन जितना ज्यादा होगा उतना ईएमएफ भी ज्यादा होगा, उतना करंट भी ज्यादा होगा, उतना टॉर्क भी ज्यादा आपको मिल जाएगा। सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत में ये ध्यान दे करके याद करिए, शुरुआत में रोटर की स्पीड कितनी है, जिस टाइम आपने स्विच ऑन करा है रोटर की स्पीड 0, रोटर घूम ही नहीं रहा है और स्टेटर में आपने फुल 3 फेज की सप्लाई दे दी है, तो फील्ड की स्पीड मैक्सिमम है। फील्ड पूरी 1500 आरपीएम में 3000 आरपीएम 3000 आरपीएम पर घूम रही है और जो रोटर है वो रोटर अपनी जगह पर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। अब ऐसे केस में रिलेटिव मोशन, जो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, वो सबसे कम है या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, इट्स मैक्सिमम। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द फील्ड, रिवॉल्विंग फील्ड और स्टेट और जो रोटर है उसके केस में मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम है तो उस केस में सबसे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और सबसे ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो यह प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से इंडक्शन मोटर्स जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत सारा करंट खींचती हैं स्टार्ट करते समय, लेकिन जैसे ही रोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी, एज सून एज द रोटर स्टार्ट्स वार्मिंग अप, स्टार्ट्स रनिंग ग्रेजुअली पिकिंग अप द स्पीड, तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे करंट की वैल्यू कम होती जाती है। और नॉर्मल केस में जब फुल स्पीड पर रन कर रहा है उस समय ड्रॉज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत थोड़ा सा करंट उसके अंदर जा रहा होता है। नहीं तो स्टार्टिंग के टाइम पर जो है इंडक्शन मोटर बहुत हैवी करंट ड्रॉ करती है, तो उसे लिमिट करने के लिए, करंट को रोकने के लिए आप बेसिकली क्या लगाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टार्टर्स। मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग
एंड स्पीड कंट्रोल। स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल दोनों के मेथड्स वही हैं, सेम मेथड्स, वही तरीके हैं। उन्हीं तरीकों से आप स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, उन्हीं तरीकों से स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल क्या है? स्पीड कंट्रोल मींस स्पीड कंट्रोल ऑफ स्पीड। ठीक, कंट्रोल ऑफ स्पीड, स्पीड अगर आप अपनी चाहें तो अपनी तरफ से उसको कम कर सकें या ज्यादा कर सकें, दैट इज बेसिकली नोन एज द स्पीड कंट्रोल। और स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि जब आप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो बहुत हैवी करंट लेती है। आप किसी ऐसे तरीके से स्टार्ट करिए कि उसके अंदर स्टार्टिंग करंट की वैल्यू कम हो जाए और फिर भी वो इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाए। दिस इज बेसिकली नोन एज स्टार्टिंग। तो उसके तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका, देयर आर टू कैटेगरीज, कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड। कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड, इसमें चार तरीके हैं। नंबर 1 DOL। DOL का मतलब किसी को पता है? डायरेक्ट ऑनलाइन, दैट्स करेक्ट। DOL का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन। तो इसका मतलब क्या करा आपने? इंडक्शन मोटर को लेकर के क्या कर दिया? सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन कर दिया मतलब क्या कर दिया? डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब क्या है? आपने सीधे उसको सप्लाई से जोड़ दिया, 3 फेज सप्लाई से, और स्विच ऑन कर दिया। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर, वो बड़ा सिंपल डिवाइस होता है, सिंपल बॉक्स। इसके अंदर 3 तार जा रहे हैं अंदर, और इसमें से 3 तार इसमें से बाहर जा रहे होते हैं। इसके अंदर 2 बटन है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक हरा है, एक लाल है। ग्रीन बटन दबा देंगे, इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी। इसमें से 3 फेज सप्लाई अंदर जा रही है, इसमें से आपने इंडक्शन मोटर जोड़ रखी है। ग्रीन बटन दबा दिए, इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो गई। रेड बटन दबा दिए, इंडक्शन मोटर स्टॉप हो गई। स्टार्टर की जरूरत क्या है कि इट इज ऑटोमेटिक। जब आप ग्रीन बटन दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स अपने आप जुड़ जाते हैं और उसकी वजह से सप्लाई चालू हो जाती है। अगर ये वाला काम नहीं करा जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंगल फेजिंग। सिंगल फेजिंग क्या है? ये इतनी बड़ी टेबल यहां पर दिखाई दे रही है। उस बड़ी सी टेबल को आप लोगों में से, उनमें से 3 जनों के ऊपर वो सबसे भारी वाली टेबल वो उनके सिर पे लाद दी जाए और उनसे कहा जाए कि अब ये आप तीनों जने ये टेबल अपने सिर पे लेके चलना शुरू कर दीजिए। 3 जने हैं, भारी टेबल है, उठा के चल लेंगे किसी तरीके से। अब ऐसे में एक जना, उनमें से कोई भी एक जना, वो कहते हैं हम नहीं खेल ले, मैं घर जा रहा हूं, मैं तो नहीं खेल रहा। तो क्या होगा एग्जैक्टली? तो उन्हीं दोनों के ऊपर, बचे हुए जो दोनों जने हैं, उन्हीं दोनों के ऊपर वो पूरा वेट जो 3 जनों पर बटा हुआ था वो अब 2 जनों पर आ जाएगा। इंडक्शन मोटर में भी यही चीज हो रही है। 3 फेज है इंडक्शन मोटर के अंदर, तीनों फेज आ रहे हैं। तो जितना भी आपने इंडक्शन मोटर के ऊपर लोड डाला हुआ था वो पूरा लोड तीनों फेजेस के ऊपर बराबर बराबर बटा हुआ था। इट वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ऑल द 3 फेजेस। किसी वजह से अगर एक फेज का आना बंद हो गया तो क्या होगा? वही लोड 2 फेज पर आ जाएगा। इसका मतलब उनके ऊपर ज्यादा लोड आ जाएगा, एक्सेसिव लोड आ जाएगा, और ऐसे में उनके जलने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब इट में बर्न आउट, वो दोनों फेजेस जो है वो जल सकते हैं। सो दैट प्रॉब्लम इज नोन एज सिंगल फेजिंग। इसके अंदर सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर लगा होता है। अगर किसी वजह से इन तीनों में से एक फेज ने आना बंद कर दिया तो वो क्या करेगा? वो तीनों फेज की सप्लाई काट देगा, इंडक्शन मोटर बंद हो जाएगी। इंडक्शन मोटर बंद हो जाएगी, बट दैट मींस कि इट इज सेफ। इंडक्शन मोटर में उसने सप्लाई ही बंद कर दी, इंडक्शन मोटर सेफ हो गई, सिंगल फेजिंग जैसी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आई, तो इंडक्शन मोटर जलेगी नहीं। क्लियर है ये वाली चीज? तो दिस इज बेसिकली नोन एज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और ये जो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है वो हर स्टार्टर के अंदर दे रखा होता है इनवेरिएबली, हर एक। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग एक ही हो गई। सेकेंड इज प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग। प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग, प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है, बाय द वे इंडक्शन मोटर का स्टेटर, क्या हर जने को इंडक्शन मोटर का स्टेटर का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना आता है? ठीक है, इंडक्शन मोटर का स्टेटर जो है दैट इज सिंपली 3 फेज डायग्राम, 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, बस खाली ये है। अब इसके अंदर आपको सप्लाई देनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 तार इसके अंदर जा रहे हैं इसको आप सीधे सप्लाई से जोड़ दीजिए। आपने सीधे इसमें सप्लाई से जोड़ दिया तो इसके अंदर सप्लाई पहुंचनी शुरू हो जाएगी
और इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी। डायरेक्ट ऑनलाइन के अंदर आप बेसिकली ये वाला काम करते हैं कि जितनी 3 फेज सप्लाई आ रही थी पूरी पूरी आप इसके अंदर भेज देते हैं। लेकिन प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग के अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा दी और इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा दी, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से आप क्या कर रहे हैं, शुरुआत में आप बहुत सारा रेजिस्टेंस इस पाथ के अंदर रख रहे हैं। तो जब आपने पूरा वोल्टेज यहां पर दिया है, उसका बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारा वोल्टेज का पार्ट, वो पूरा पार्ट इसी वोल्टेज, इसी रेजिस्टेंसेस के अंदर रह गया रियोस्टेट्स में। थोड़ा सा वोल्टेज इसके अंदर पहुंचा, ठीक, थोड़ा सा वोल्टेज, थोड़ा सा वोल्टेज अगर उसके अंदर पहुंचेगा तो क्या होगा, आप ये चीज समझ लीजिए। ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप लोगों के अंदर मान लीजिए अभी इस टाइम कैपेसिटी है, मैं लड़कों के बारे में ही बात करता हूं, और वैसे अब तो क्या लड़कियों ने भी बंडल उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मेरा जितना भी मार्कर्स होते हैं सारे बंडल होते हैं या बोरियां होती हैं। बंडल गेहूं के, धान के बंडल, या बोरियां गेहूं के या धान की बोरियां। तो मान लीजिए आपके अंदर इस टाइम ये कैपेसिटी है, लेदर के सारे लड़के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लड़के हैं, मान लीजिए सबके अंदर ये इतनी कैपेसिटी है कि वो अभी अक्टूबर में सब लोग जाएंगे। अक्टूबर में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक कभी नहीं गए बंडल उठाने? जाओ, सब जाओ। इसका सत्संगी नॉन संगी से कोई लेना देना नहीं है। वहां जाइए और वहां जाके भारी भारी बंडल उठाइए, उठा के अपनी बॉडी टेस्ट करिए, देखिए कि बंडल उठाने में कितना मजा आता है कि नहीं। बंडल उठाइए सब लोग, करना सब। तो अब उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। वैसे अभी भी है कि मान लीजिए एक बंडल है या एक बोरी देख लेते हैं, धान की एक बोरी है 70-80 किलो की होती है, तो वो बोरी आपने मान लीजिए अपने सिर पर उठा ली, और आप ये वाली चीज देखेंगे वहां पे उस टाइम धान का जब काम चल रहा होता है तो बोरियां लड़के जो होते हैं अपने सिर पर उठा करके दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। 80 किलो की बोरी हो गई अगर अच्छी भर दी तो वो उठा के अपने सिर पर रखते हैं, दौड़ लगाते हैं और गोदाम में ले जाके रख देते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि आप सब लोग जितने यहां पे इस टाइम दिखाई दे रहे हैं, सब लोग 70-80 किलो की बोरी सिर पर उठा के भाग सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 3-4 दिन खाना नहीं खाया, तब वही बोरी अगर आपके ऊपर लाद दी जाएगी तो क्या होगा, वो आपको उतनी हल्की नहीं लगेगी जितनी पहले लग रही थी। वही बोरी आपको ज्यादा भारी लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा भारी लगनी शुरू हो जाएगी। वही वाली चीज यहां पर भी हो रही है। अगर आपने इसके अंदर वोल्टेज कम दिया है, इंडक्शन मोटर के अंदर वोल्टेज अगर आपने कम दे दिया, तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि आपने इसके अंदर खाना कम दे दिया, लेस वोल्टेज, वोल्टेज के अंदर कम जा रहा है, नतीजा क्या है, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली द स्टेटर कंट्रोल और व्हाट इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। कि स्टेटर के अंदर आप वोल्टेज कम कर दीजिए, उसकी स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसी के 3 तरीके हैं, प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग, और नंबर 3 है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, और नंबर 4 है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। ये तीनों के तीनों तरीके वही तरीका एम्प्लॉय कर रहे हैं कि इसके अंदर जो स्टेटर वोल्टेज है, स्टेटर में जितना वोल्टेज दे रहे हैं उस वोल्टेज को रिड्यूस कर दीजिए। तीनों में एक ही काम हो रहा है। प्राइमरी रियोस्टेट के अंदर आपने रियोस्टेट लगा रखे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर आपने क्या लगा रखा है, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा रखा है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है वो अभी अब नेक्स्ट यूनिट के अंदर और डिटेल में पढ़ लेंगे। ये समझ लीजिए, इट्स अगेन अ वेरिएबल इंडक्टेंस अपैरेटस। उसके अंदर आप मतलब वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें तीनों रियोस्टेट को अलग अलग वेरी करना पड़ जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर एक बार जब आप उसका जो वो है रेगुलेटर जब उसको ऊपर नीचे करेंगे तो तीनों वाइंडिंग्स में एक साथ आगे बढ़ जाएंगे, एक साथ पीछे बढ़ जाएंगे। ये बेसिकली वो भी वही वाला काम कर रहा है कि उसके अंदर वोल्टेज कम भेज रहा है। स्टार डेल्टा के अंदर आप क्या करते हैं, स्टार में स्टार्टिंग करते हैं, स्टार में वोल्टेज कम हो जाता है। स्टार में लाइन वोल्टेज के मुकाबले फेज वोल्टेज कम हो जाता है। तो आपने ऐसे स्टार्टिंग करी, इसका जो स्टेटर था उसको ऐसे जोड़ दिया, इंडक्शन मोटर के स्टेटर को ऐसे रखा है। अब लाइन क्या है, लाइन इज दिस एंड दिस। यहां इतना वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज द सम ऑफ दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज, वेक्टर सम है। तो कहते क्या है, दिस VL और ये है V फेज, तो V फेज इज इक्वल टू VL अपॉन √3, ये होता है।
विच इज रिड्यूस्ड। अगर यहां पे आप 440 वोल्ट देते हैं, 440 वोल्ट अगर देंगे तो दिस रफली ट्रांसलेट्स टू 250 वोल्ट। तो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया है 440 वोल्ट, लेकिन इंडक्शन मोटर के अंदर 250 वोल्ट करीब पहुंच रहा है, तो आपने वोल्टेज कम कर दिया। और जब एक बार उसने स्पीड पकड़ ली और नॉर्मल स्पीड में रन करना शुरू कर दिया, तब आपने इसको डेल्टा में जोड़ दिया। डेल्टा में क्या होता है? डेल्टा में कनेक्शन होते हैं इस तरह के, ये कनेक्शन होते हैं डेल्टा के। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब यहां पर अगर आपने 440 वोल्ट दिया हुआ है तो यहां पर भी 440 वोल्ट पहुंच रहा है। 440 मींस 440 पूरा वोल्टेज उसके अंदर पहुंच रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपने ये तीनों तरीके अप्लाई कर दिए, प्राइमरी रियोस्टैट, ऑटो ट्रांसफार्मर और डेल्टा स्टार्टिंग, तीन तरीके उसके अंदर पहुंच गए। कैटेगरी नंबर 2 जिसमें खाली एक ही तरीका है, दिस इज कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड, और उसके अंदर देयर इज ओनली वन वे, रोटर रियोस्टैट स्टार्टर, रोटर रियोस्टैट स्टार्टिंग, रोटर रियोस्टैट स्टार्टिंग। इसमें आपको क्या काम करना है कि जो स्लिप रिंग थे, उन स्लिप रिंग के साथ में आपको तीनों रियोस्टैट जोड़ देने। स्टेटर की साइड में कोई सप्लाई नहीं देनी, मतलब सप्लाई देनी है, कोई भी और एडिशनल चीज कोई सी भी नहीं लगानी। रोटर के अंदर से जो स्लिप रिंग निकल रहे थे, उस स्लिप रिंग्स पर आपको एडिशनल रेजिस्टेंस लगा देनी है। वो रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो उसकी स्पीड कम रहेगी, जितनी रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे उतनी इसकी स्पीड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मर ये है, दैट्स ऑल। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, कोर, दैट्स ऑल। ट्रांसफॉर्मर के खाली 3 पार्ट होते हैं। इस तरह की चीजें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत जल्दी वैसे ही रट जाएंगी। ये है इसका फिजिकल डायग्राम। इसके अंदर ये आपने वाइंडिंग कर रखी है प्राइमरी साइड में, ये आपने वाइंडिंग कर रखी है सेकेंडरी साइड में। प्लीज नोटिस कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है। इसके 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर। इसमें आप वोल्टेज और करंट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पावर और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। पावर फ्रीक्वेंसी जितनी आपने यहां पर दी है, पावर और फ्रीक्वेंसी, उतनी पावर और फ्रीक्वेंसी आपको यहां मिलेगी सेम। लेकिन वोल्टेज और करंट आपने जितना यहां पर दिया है, वो वोल्टेज और करंट आप अलग वैल्यूज की यहां पर ले सकते हैं। और मेन बात समझने की क्या है कि V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। V1 I1 V2 I2 के बराबर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्योंकि ये आपको ये बताता है कि V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, विच मीन्स दैट V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। मतलब ये है कि V1 अगर आप कांस्टेंट रखें और I1 की वैल्यू अगर बढ़ाते चले जाएं, मतलब या इसको इस तरह देखा जाए, बढ़ाते चले जाए के बजाय ये कहा जाए, मान लीजिए V1 की वैल्यू 200 थी, I1 की वैल्यू 10 थी। अब वोल्टेज हो गया आधा। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज K विच इज इक्वल टू N1 और N2 का रेशियो है। सो दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 विच इज इक्वल टू K। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एंड K बराबर N2 अपॉन N1 विच इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 विच इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये इस तरह से होता है। N2 अपॉन N1 क्या है? N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। कितने आपने ये चक्कर, कितने सारे चक्कर प्राइमरी वाइंडिंग में दे रखे हैं, कितने चक्कर आपने सेकेंडरी वाइंडिंग में दे रखे हैं। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है? जिसमें आप सप्लाई दे रहे हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है? जिसमें आप लोड लगा रहे हैं।
प्राइमरी वाइंडिंग, जो भी प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसके अंदर सप्लाई दे रखी होगी। जो भी वाइंडिंग में आपने सप्लाई दे रखी है दैट इज बेसिकली प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग में भी आपने लोड लगा रखा है वो बेसिकली सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 200 वोल्ट यहां पर दिया था और 10 एम्पियर आपने इतना यहां पर दिया था, और मान लीजिए वोल्टेज अगर यहां पर हो गया आधा, वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट्स एम्पियर्स, 100 वोल्ट्स हो गया, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 एम्पियर्स। क्लियर है सब लोगों को ये वाली चीज? ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसकी वैल्यू 20 एम्पियर्स हो जाएगी। अगर वोल्टेज इधर से आधा हो गया तो करंट यहां पर दुगनी हो जाएगी। अगर वोल्टेज यहां पर दुगना हो गया होता तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती? 400 वोल्ट। अगर वोल्टेज की वैल्यू 400 वोल्ट होती तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाती? 5 एम्पियर। क्लियर है सब लोगों को? यह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फंडा है कि पावर रिमेन्स द सेम। जितनी पावर आपने इधर दी है V1 I1 उतनी पावर आपको उधर मिलेगी V2 I2। नॉट cos phi, cos phi नहीं, KVA के टर्म्स में देखते हैं। KVA मैं बताऊंगा आपको KVA क्या होता है बाद में। तो V1 I1 आपने इतने इधर दिए, इसकी वजह से आपको V2 I2 इस तरह मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जिसमें समझने वाली बात क्या है, देखो यहां पर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ टर्न्स रखे थे 100 और यहां पर आपने नंबर ऑफ टर्न्स रखे थे 50। ठीक है, अगर 100 टर्न रखे, टर्न बड़ा आसान चीज है। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग कभी किसी ने देखी है? छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मर हमेशा खोल रखे होंगे, नहीं तो लैब में जब आइए, लैब में आकर देख लीजिए, नहीं तो कहीं भी छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मर कोई भी दिख जाए देख लीजिए। उसमें बेसिकली कोर है, कोर में आपने जो वाइंडिंग वाला तार होता है उससे कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, घुमा रखा है, दैट्स ऑल खाली। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करा, वो घुमा रखे हैं। तो ऐसे आपने 100 टर्न प्राइमरी साइड में कर रखे थे, 50 टर्न सेकेंडरी साइड में कर रखे थे। 100 टर्न अगर हैं, 100 टर्न्स, और 200 वोल्ट आपने यहां पर दिया हुआ है, 200 वोल्ट इस 100 टर्न के अक्रॉस आ रहा है, तो एक टर्न के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है? 2 वोल्ट। क्लियर है सब लोगों को? वेरी सिंपल कैलकुलेशन। 100 टर्न है और 200 वोल्ट अगर है, इसका मतलब एक टर्न में 2 वोल्ट बन के आ रहा है। अब अगर प्राइमरी साइड में अगर एक टर्न के अक्रॉस 2 वोल्ट बन के आ रहा है, तो सेकेंडरी साइड में भी जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हर टर्न के अक्रॉस 2 वोल्ट ही बनेगा। यह इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसे का मतलब क्या है कि अगर 50 टर्न है तो 50, तो यहां पर कितना वोल्टेज आएगा? 100 वोल्ट। अगर यहां पर 25 टर्न है तो कितना वोल्टेज आएगा? 50 वोल्ट। हर टर्न में 2 वोल्ट अगर बन रहा है तो प्राइमरी साइड में जितना वोल्टेज बन रहा है उतना ही वोल्टेज सेकेंडरी साइड में भी बनना है एक टर्न में। टर्न वाइज सबके अंदर बराबर वोल्टेज बन रहा है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का फंडा यह है कि आप जितने नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड में बढ़ा देंगे या कम कर देंगे उतना वोल्टेज कम ज्यादा हो जाएगा। बस इतनी सी चीज है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा करते जाएंगे उतना वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक टर्न में जितना वोल्टेज बन के आ रहा है वो तो आप पहले डिसाइड कर चुके हैं कि कितना बन के आने वाला है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में आप जितना वोल्टेज देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में मिल जाता है। ठीक है, अब आपने एक चीज सुनी होगी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, सुना हो ये वाली चीज? स्टेप अप का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज को बढ़ा दिया, दैट्स करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने जितना वोल्टेज यहां पर दिया था उस वोल्टेज को उसने बढ़ा दिया है। स्टेप डाउन का मतलब क्या है? वोल्टेज उसने घटा दिया है। तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि स्टेप अप के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर है जिसमें V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वो वाला है जिसमें V2 की वैल्यू V1 से कम है। ठीक, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में V2 की वैल्यू V1 से कम है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में V2 की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, एक आपने ये वाली चीज क्या सुनी हुई है? HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई टेंशन वाइंडिंग, लो टेंशन वाइंडिंग, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। HV वाइंडिंग कुछ लोग गलत कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग HV वाइंडिंग कहते हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग को HV वाइंडिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, इसमें आपने प्राइमरी साइड में 200 वोल्ट दे रखा है तो यहां पर 100 वोल्ट मिल रहा है। दूसरा चीज देखिए, मान लीजिए आपने ये 100 थे और ये 50 था, यहां पे आपने 200 वोल्ट दिया था तो यहां पर 100 वोल्ट मिल रहा था। अगर आपने यहां पर 100 वोल्ट दिया होता तो यहां कितना मिल रहा होता? 50 वोल्ट। क्लियर? आधा हो गया होता। अगर आप यहां पे 50 वोल्ट देते तो यहां कितना मिलता? 25 वोल्ट।
तो जिस साइड भी ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, तो मतलब ये वो वाली साइड है जहां पर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा रहेगी हमेशा, ये वो वाली साइड है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू हमेशा कम रहेगी। जिसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स कम है वहां पर वोल्टेज हमेशा कम रहेगा, जिधर भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वहां पर वोल्टेज हमेशा ज्यादा रहेगा। तो जो भी ज्यादा वोल्टेज वाली वाइंडिंग है दैट इज नोन एज एचवी वाइंडिंग। उल्टा देखिए, अगर आपने यहां पर 50 वोल्ट दिए होते, अगर यहां पर आपने 50 वोल्ट दिए होते तो यहां पर कितने मिल रहे होते? 100 वोल्ट। क्या बात है। तो एलवी साइड में हमेशा लो वोल्टेज ही मिलता रहेगा, एचवी साइड में हमेशा हाई वोल्टेज ही मिलता रहेगा। और जब करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर है, छोटी छोटी करंट की वैल्यू चल रही है, तब तो आप इसको एलवी और एचवी बोलेंगे। जब करंट की वैल्यू चल रही है 500 एम्पियर, 600 एम्पियर, हैवी करंट रेटिंग की जिससे हम बात कर रहे हैं, देन यू विल कॉल दिस एलटी, लो टेंशन वाइंडिंग, एंड दिस इज हाई टेंशन वाइंडिंग। जो हैवी रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर जो लगे होते हैं, पता नहीं आपने बहुत बड़े साइज के ट्रांसफॉर्मर देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बहुत बड़े साइज के ऑलमोस्ट इसकी विड्थ के बराबर के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उन ट्रांसफॉर्मर्स की जब आप बात करेंगे देन यू वोंट से एलवी और एचवी वाइंडिंग, उसके बजाय आप बोलेंगे लो टेंशन और हाई टेंशन वाइंडिंग, एलटी और एचटी वाइंडिंग। ठीक। और बाय द वे स्टेप अप और स्टेप डाउन में वोल्टेज से ही मतलब होता है, करंट से मतलब नहीं होता। ये वाली बात क्लियर है कि स्टेप अप का मतलब क्या है, अगर V2 की वैल्यू V1 से अगर ज्यादा हो गई तो I2 की वैल्यू I1 से कम हो जाएगी ऑब्वियसली, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा हो जाएगी। अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये ठीक। थैंक यू।